यहाँ पे एक अनंत लंबाई की जो है सीरीज है प्रतिरोधों का, मतलब प्रतिरोधों की सीरीज है बहुत लंबी, और ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये आगे वाला एक एक रेजिस्टेंस अगर मैं हटा दूं, सोच के देखो कि अगर ये एक एक हिस्सा हटा दें और इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, पीछे वाला हटा दो और इसके आगे का देखो, इसको हटा दो, इसके आगे का देखो, तो भी इनफाइनाइट सीरीज है। यानी कि इन दोनों के मध्य अगर मैं लिखूंगा तुल्य प्रतिरोध, तो वो उतना ही होगा जितना इन दोनों के मध्य होगा। ये अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अनंत लंबाई तक जारी है, खत्म कभी नहीं हो रहा है, अपन ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, मतलब आगे के दो रेजिस्टेंस हटा दूं, तो ये दोनों बचेगा। उसको छुपा के देखो हाथ से, तो आगे वाली जो तुम्हें सीढ़ी नजर आएगी ना, वो सीढ़ी जो है वो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये मतलब एक और जोड़ देंगे। तो इस सवाल को करने का तरीका ये है कि मान लो, माना ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। मान लो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, तो इस सर्किट को मैं इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूं। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये प्रतिरोध हो गया R। ये भी R है और ये भी R है। तो ये जो दो पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये भी ए और बी के समान ही है। ध्यान से देखो, ये भी ए और बी के समान है। तो इस पूरी श्रृंखला को हटा के अपन कितना प्रतिरोध लगा सकते हैं? आर इक्विवेलेंट। ये इसका तरीका है, अनंत सीरीज को इसी तरह से पहचानना तुम्हें होगा। यानी कि यहां पे मैं आर इक्विवेलेंट लगा सकता हूं, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और ए और बी के मध्य भी आर इक्विवेलेंट है। तो अब समीकरण देखो क्या बनेगी, ये दोनों समांतर में है, आर और आर इक्विवेलेंट समांतर में है। तो आर इंटू आर इक्विवेलेंट 1/r1 + 1/r2 से आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये दोनों हो गया। और ये उसके साथ सीरीज में है, प्लस आर इक्विवेलेंट, नहीं प्लस आर, सॉरी प्लस आर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं किसके बराबर आएगा? आर इक्विवेलेंट के बराबर। ये बस समझने वाली बात है थोड़ी सी, देखो एक बार ध्यान से। आगे इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसको ऐसे गुणा कर करके आंसर निकालना है। प्रत्येक प्रतिरोध R है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध R है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। सब R है और ये इनफाइनाइट सीरीज तक है। अब देखो सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, इस साइड वाली जो सीडी है, ये वाली सीडी और ये वाली सीडी, ये दोनों समांतर है। इस तरफ वाली और इस तरफ वाली दोनों समांतर है, दोनों ए और बी के टर्मिनल पे जुड़ी हुई है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक साइड वाली को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक साइड वाली को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक, भूल गए। और ये जो सीडी है, ये जो बची हुई सीडी है, ये वाली, अब इसको ध्यान से देखो। इसमें ये टर्मिनल ए हो गया अपने पास, ये टर्मिनल हो गया बी। दूसरी सीडी भी इसी के समांतर है, ए और बी के अक्रॉस ही है, दोनों समांतर हो ही जाएंगे। एक का निकाल लेंगे तो दोनों का पैरेलल का अपन निकाल लेंगे। अब इस सीडी में ध्यान से देखो, अगर मैं आगे के ये तीन प्रतिरोध हटा दूं, ये अगर तीनों में हटा दूं, तो ये जो बचा हुआ है जाल, वो भी सेम ए और बी की तरह ही है। यानी कि अगर मैं मान लूं कि ये जो दर्शाई गई सीडी है, इतनी जो दर्शाई गई सीडी है, इसका अगर आर इक्विवेलेंट R0 है,
आर इक्विवेलेंट को मैं बोल देता हूँ आर नोट या आर डैश बोल देते हैं, इतने का। तो इस सर्किट को दोबारा से अगर मैं बनाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, ये सर्किट दोबारा से ऐसे बन जाएगा। ये हो गया मेरे पास ए, ये मेरे पास हो गया बी, ये हो गया मेरे पास आर, ये हो गया मेरे पास आर, ये हो गया मेरे पास आर। ये तो जो हटाया था वो है। इसी के किनारे पे क्या जुड़ा हुआ है, आर डैश। ये क्या है, आर डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आर, ये दोनों समांतर में हो गए, यानी कि आर आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश, ये दोनों समांतर में, प्लस ये आर और ये आर, ये दोनों श्रेणी में हो गए, तीनों मिला के श्रेणी में हो गए। ये पूरा, ये और ये तीनों श्रेणी में हो गए, और ये तीनों श्रेणी में मिलकर के वापस कितना आ जाना चाहिए, आर डैश ही आना चाहिए। कारण यही है कि वो आर डैश अपन ने माना था अनंत सीरीज वाला। बस अब इसको बस सॉल्व करना है और आर डैश का मान निकालना है, और जो अपना उत्तर होगा, आंसर उत्तर जो आएगा, क्योंकि इधर वाली सीरीज भी तो थी समांतर, वो पूरी, ये दोनों सीढ़ियां एक दूसरे के समांतर है। एक सीढ़ी का आर डैश आया, दूसरी सीढ़ी का आर डैश है, तो दोनों का मिला के आर डैश बाई 2 आंसर आएगा। जो अपना उत्तर है इस प्रश्न का वो आर डैश बाई 2 है, जहां पे आर डैश का मान यहां से निकलेगा। अब आर डैश का मान निकालो जरा, कितना आ रहा है सोल्व करके, और देखो। ठीक है, तुमने जो बताया उसके हिसाब से आर डैश की वैल्यू √3+1 आ रहा है, तो मैं मान रहा हूं कि तुमने सही बताया है। ये मानते हुए जो उत्तर हो जाएगा √3+1/2 आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर जो है वो यूं मान लो बोर्ड के हिसाब से, और अगर मान लो नीट का एग्जाम है तो नीट में या जेई मेंस में पूछ सकते हैं। एडवांस में पूछने के चांस इसमें नहीं है, कार्बन रजिस्टर से संबंधित एडवांस में नहीं आता है। मेंस में आ सकता है, एनसीईआरटी में शायद ये है, एनसीईआरटी का भी मतलब ये टॉपिक है, तो बोर्ड में भी ये आ सकता है और नीट में भी ये आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है इतना कि मतलब, पर नीट में तो पक्का आता ही है, तो अपन तो क्यों रिस्क लें। मान लो एनटीए वालों के जमगी दिमाग में कि नहीं अपन तो पूछेंगे कार्बन रजिस्टर से, तो इसलिए अपने को जानकारी पूरी होनी जरूरी है। इसलिए 5 मिनट का टॉपिक है, बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, कभी तुमने कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह अगर देखी हो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह में छोटे छोटे मतलब सिलेंडर टाइप से, मतलब इस तरह का तुम्हें जो है संरचना, मतलब इक्विपमेंट उसमें देखा होगा इस तरह से, उसमें मतलब छोटे छोटे, मतलब इस तरह के, इस टाइप की चीज, इस तरह से छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, बहुत बारीक बारीक, बिल्कुल जरा जरा से, यूं मान लो आधा आधा सेंटीमीटर की साइज होती है इनकी, बहुत छोटी साइज की होती है, इनमें से स्ट्रिप्स बनी हुई होती है, इस तरह से 3-4 स्ट्रिप बनी होती है इन पे। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिप में अपने काम आते हैं, इनको कार्बन रजिस्टर कहा जाता है, और इनके ऊपर कलर्स बने हुए होते हैं, कुछ स्ट्रिप्स बने होती है, उन स्ट्रिप्स को देख करके अपन इनका रजिस्टर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, कार्बन रजिस्टर एक छोटा सा सिलेंडर टाइप से संरचना होती है, उसमें जैसे मान लो ये थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं इसको, इसे सिलेंडर टाइप से होता है छोटा सा। कैपेसिटर भी सिलेंडर टाइप से होता है, और कैपेसिटर अलग है, रजिस्टर अलग है, तो ये रजिस्टर है। ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई होती है, पहली स्ट्रिप, ठीक है, इस तरह से पहली स्ट्रिप, कलर होता है मतलब ये कलर, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, ठीक है, और फिर थोड़ा सा गैप दे करके यहाँ पे चौथी स्ट्रिप होती है। ठीक है, पहली 3 स्ट्रिप रेजिस्टेंस बताती है, प्रतिरोध बताती है कि कितना प्रतिरोध है, और जो चौथी होती है वो टॉलरेंस बताती है, मतलब ये समझ लो एरर टाइप से। अब मैं समझाता हूं कैसे, पहले कलर कोड लिख लेते हैं अपन, कलर कोड, कलर कोड कि भाई किस कलर का है तो क्या होगा, क्या हिसाब किताब होगा। ठीक है, कलर कोडिंग लिख लेते हैं। देखना, इसमें होता है सबसे पहले ब्लैक,
कलर कोड लिख लेते हैं इन स्ट्रिप्स के लिए, मतलब ये कौन से कलर का कौन सा अंक दिया गया है। तो ब्लैक मतलब काला, फिर होता है ब्राउन, रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ चालू, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ठीक है। उसके बाद आता है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आता है येलो, येलो के बाद आता है ग्रीन। देखो कलर हल्का होता जा रहा है, डार्क से हल्के की तरफ जा रहे हैं। ग्रीन के बाद होता है ब्लू, ब्लू के बाद होता है वॉयलेट, जगह कम पड़ी है यहाँ पे, वॉयलेट के बाद नंबर आता है, ये क्रम याद रखना इसी क्रम में, वो क्रम की ट्रिक भी बताऊंगा अभी। ग्रे, ठीक है, वॉयलेट के बाद ग्रे आता है और ग्रे के बाद व्हाइट, ठीक है। इसी क्रम में इनको नंबर देने हैं। ब्लैक का नंबर 0 दिया गया है, ब्राउन को नंबर 1 दिया गया है, रेड को नंबर 2 दिया गया है, ठीक है। फिर ऑरेंज को नंबर 3, नंबर 4, अगर एक भी ऊपर नीचे कर दोगे तो नंबर में गड़बड़ हो जाएगी। 6, 7, 8, 9, ठीक है, यहां तक आ गया, ठीक है। ये तो हो गए 9 कलर। उसके बाद इनको थोड़ा पास कर देता हूं, ग्रे को यहां लिख देता हूं पास में, ग्रे, ग्रे को नंबर 8 दे दिया है और व्हाइट इसको नंबर 9 दे दिया है, 8 और 9, ठीक है। ये इसका मतलब कोड है, नंबर कोड। ब्लैक का नंबर कोड है 0, इस तरह से। उसके बाद 3 कलर और होते हैं अपने पास। उन 3 कलर का यूज क्या है? वो 3 कलर इसी जो दूसरी वाली पट्टी ना, टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस मतलब एक तरह से एरर टाइप से समझ लो। तो उसके बाद होता है गोल्ड, मतलब कलर जो होता है, एक और होता है गोल्ड, गोल्ड मतलब टॉलरेंस के लिए, ठीक है। सिल्वर और नो कलर, ठीक है, या नो फोर्थ बैंड, नो फोर्थ बैंड, ठीक है। ये जो 0 से 9 तक मैंने लिखा है वो ये पहले 3 के लिए लिखा है, और ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं गोल्ड, सिल्वर और नो कलर बैंड, मतलब नो चौथा बैंड। अगर ये चौथा बैंड ना हो, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कोई बैंड नहीं होगा। अगर गोल्ड है, मान लो गोल्ड कलर है, तो ±5%, ये टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कितना ऊपर नीचे, अपन कहते हैं ना 19-20, तो ये वही चीज है, कितना ऊपर नीचे। सिल्वर तो ±10%, ठीक है। और अगर मान लो कोई कलर हो ही नहीं, ये चौथा बैंड अगर है ही नहीं, तो ±20% का टॉलरेंस। मतलब जो वैल्यू आई, जैसे मान लो 100 ओम प्रतिरोध आया और गोल्ड स्ट्रिप है, तो ±5% मतलब इससे 5% ऊपर या 5% नीचे, मतलब परफेक्ट आंसर नहीं है उसका। 100 ओम का ऊपर नीचे 5% करना है, यानी कि 105 या फिर 95, इन दोनों के बीच में प्रतिरोध होगा। अब ये 100 वैल्यू कहां से आएगी? ये इससे आएगी। ये शुरू वाले 3 जो है ये प्रतिरोध बताएंगे, और जो लास्ट वाला जो होगा फोर्थ बैंड, वो टॉलरेंस बताएगा, ठीक है। तो ये लिखो पहले तो, और प्रतिरोध कैसे निकालना है फिर वो बताता हूं। नो फोर्थ बैंड लिखो या स्ट्रिप लिखो, जैसा तुम मानो। ट्रिक कौन सी बता रहा हूं? कोडिंग याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, है ना। ट्रिक ये कोड याद करने की, ठीक है। ट्रिक ये है, थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं यहाँ पे। ट्रिक याद करने की ट्रिक, ठीक है। ट्रिक है बी, अरे इसका स्लो कैसे हो गया, बी रॉय,
ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ हो तो स्पेलिंग से क्या मतलब है भी नहीं। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है, ये याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखना कलर कोड देखो, इसमें देखो कलर कोड देखो, बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन तक आ गए। फिर उसके बाद ब्लू, हैज में एच नहीं आएगा, ये वी का वॉयलेट, दोबारा जो गुड है उसका ग्रे, और फिर व्हाइट। तो ये थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा, जैसे 2 बी है 3 बी है तो कौन सा क्रम है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये जो है ग्रीन, फिर ब्लू, ये मतलब रेनबो टाइप से ही चल रहा है। रेनबो में रेड एक तरफ होता है, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन तक जाते हुए ब्लू तक जाते हैं, उस टाइप से थोड़ा थोड़ा ये है। तो ये याद करने की इसकी ट्रिक है, देख लो, ब्लैक को 0 नंबर देते हुए बाकी आगे 0 से 9 तक देना है, टोटल 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है इसका तरीका। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अब वो देखो, ये ऑफिस से मैंने कार्बन रजिस्टर बना दिया, इसमें मान लो ये पहली स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, ये तीसरी स्ट्रिप है, और ये चौथी स्ट्रिप है, ठीक है। पहली स्ट्रिप को मान लो मैं बोल देता हूं ए, दूसरी स्ट्रिप को मैं बोल देता हूं बी, तीसरी स्ट्रिप को मैं बोल देता हूं सी, और चौथी को अगर मैं बोल दूं डी, तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस d%। ये a इंटू बी नहीं है, ये ए बी है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखना, सपोज करो कि जो ए वाली स्ट्रिप है वो है मान लो रेड, जो बी वाली स्ट्रिप है वो मान लो है कुछ भी मान लो, ब्राउन मान लो, चलो ठीक है, और जो सी वाली स्ट्रिप है, सी वाली जो स्ट्रिप है वो मान लो है ग्रीन, ठीक है, और जो डी वाली स्ट्रिप है ना, डी वाली, वो मान लो है, डी वाली जो होगी ना वो गोल्ड या सिल्वर में से होगी, मान लो वो है सिल्वर। तो जो रेजिस्टेंस होगा आर वो हो जाएगा, देखो अब ए में है रेड, रेड यानी कि कौन सा कलर कोड आया, 2, तो 2, बी में क्या है ब्राउन, यानी कि कौन सा कलर कोड आया 1, तो ये बन गया 21 इंटू 10 की घात सी, सी में क्या है ग्रीन, ग्रीन यानी कि कौन सा कलर कोड आया 5, ठीक है, प्लस माइनस सिल्वर है यानी कि 10%, यानी कि इसका 10% ऊपर या नीचे, ये इसका प्रतिरोध हो जाएगा। बात समझ में आई? अगली हेडिंग डालो, बैटरी का संयोजन। आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा यार, मतलब आज क्या है, थोड़ा श्रेणी क्रम संयोजन, अभी श्रेणी में 2 मात्रा होती है कि एक देख लेना यार, चलता है इतना तो। श्रेणी क्रम संयोजन वही प्रतिरोधों की तरह है जी, और कुछ भी नहीं, प्रतिरोध की तरह। जैसे मान लो कि इस तरह से है, ये बैटरी, एक बैटरी, उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध, फिर ये दूसरी बैटरी, उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, फिर ये तीसरी बैटरी, इसका भी कुछ आंतरिक प्रतिरोध है। 3 ले लेते हैं तो उससे काम चल जाएगा। ये एक बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ये तीसरी बैटरी, ठीक है। ये मान लो E1 है,
ये मान लो E2 है, ये मान लो E3 है, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है। ठीक है, तो इन तीनों को हटा के अपने को एक ही बैटरी लगानी है। ठीक है, उसका मान लो E इक्विवेलेंट E है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नेगेटिव, मतलब ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है ना। और ये R इक्विवेलेंट और ये E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है E1 प्लस E2 प्लस E3। E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, वही प्रतिरोध की तरह है। R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल। 4 जोड़ोगे तो 4, 5 जोड़ोगे तो 5, 6 जोड़ोगे तो 6। मान लो कि कोई बैटरी है बीच में, जैसे मान लो ये वाली ले लेते हैं। मान लो कि इसकी ध्रुवता उल्टी है, मतलब इस तरह से है। E2 वाली मान लो इस तरह से जोड़ दी, ये E2 है और ये R2 है। ठीक है, तो मैं इधर वाले को प्लस इधर वाले को माइनस मान रहा हूँ, इसको प्लस इसको माइनस मान रहा हूँ, तो इसको उल्टा जोड़ दिया मान लो, है ना। अगर मान लो इस तरह से केस बन जाए तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, ये जो प्लस E2 लिखा हुआ है इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, सिर्फ माइनस E2। ठीक है, और प्रतिरोध वही रहेगा, प्रतिरोध थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो प्रतिरोध तो उतना ही रहेगा, उसको पलट के लगा भी दोगे तो भी प्रतिरोध तो वही रहने वाला है। चेंज कहाँ पे आएगा, सिर्फ इसमें माइनस E2। अगर किसी बैटरी को उल्टी जोड़ देंगे तो वो माइनस E2 कर देगा। ठीक है, बनाओ, दोबारा बना के दोबारा लिखो पूरा। परिपथ में धारा याद करो। एग्जाम्पल दिया है मैंने, परिपथ में धारा याद करो। तो धारा जो हो जाएगी, तुम इसमें केवीएल अप्लाई करके करो। देखो, मान लो कि तुम्हें संयोजन नहीं पता, इसमें धारा आएगी, सर्किट में घूम जाओ, केवीएल अप्लाई करो। तो कहीं से भी शुरू कर लो, चलो यहीं से शुरू करते हैं। -IR1 प्लस E1 -IR2 प्लस E2 माइनस IR बराबर 0। केवीएल अप्लाई कर दिया मैंने। आई मान, आई का जो मान आएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R, R1 प्लस R2। इसको तुम ध्यान से जब तुम देखोगे तो तुम्हें E इक्विवेलेंट देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, और R इक्विवेलेंट भी साफ साफ दिख रहा है ना। इसको ऐसे भी कर सकते थे अपन, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो हटा दूं। चलो एक और करते हैं। किसी परिपथ में n एक समान सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं। किसी परिपथ में n एक समान सेल, लैंग्वेज चाहो तो लिख लो, श्रेणी में जुड़े हुए हैं इस तरह से। कुल n है ना, कुल कितने हैं, n है ये। और जो परिपथ है उसमें जो बाह्य, टेढ़ा चला गया, जो बाह्य प्रतिरोध है वो R है, ये दे रखा है R। ठीक, n टोटल सेल है, प्रत्येक का ईएमएफ जो है वो E के बराबर है, और आंतरिक प्रतिरोध R के बराबर है। ईएमएफ कितना है सबका, E सबका ईएमएफ E है, सबका जितने भी है ना n सेल, सबका ईएमएफ E है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R के बराबर है। R प्रश्न अपना ये है
परिपथ में धारा ज्ञात करो, आई का मान ज्ञात करो। प्रश्न क्या है? आई का मान ज्ञात करो। इजी है। देखो आई बराबर ई इक्विवेलेंट एन टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या धारा। अब इसमें देखो दो बातें होती है। तुमने बैटरियां लगाई, तुम जितनी ज्यादा बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा विभव तो बढ़ेगा, ये बात तो सही है। एक लगाई तो ई बाई आर प्लस आर, दो लगाई तो 2e बाई 2r प्लस आर, तीन लगाई तो 3e डिवाइडेड बाय 3r प्लस आर। पर एक बात का ध्यान दो, जैसे जैसे तुम बैटरी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये नीचे जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखो इस प्रतिरोध को, ये वाला प्रतिरोध भी तो बढ़ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लो बैटरी का संयोजन लाभदायी कब होगा, भाई ज्यादा बैटरी लगाने से फायदा कब हुआ? अपन अपना मानस ये था कि अपन ज्यादा बैटरी लगा के ज्यादा धारा प्राप्त करें। पर अगर मान लो कि बैटरियों का प्रतिरोध जो है उनको अगर मैं जोड़ूं, अगर मान लो एनआर की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा हो गई, मतलब जो बैटरी अपन लगा रहे हैं वो ही प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है परिपथ में, तो उस बैटरी का क्या फायदा? फिर बैटरियां भी लगाई, ज्यादा बैटरी भी लगाई सीरीज में, पर जितना ईएमएफ का फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान उसके प्रतिरोध से हो गया। मतलब अगर एनआर अगर आर से ज्यादा है तो संयोजन लाभदायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन बैटरियों ने इतना प्रतिरोध बना दिया, क्या फायदा हुआ फिर? इसको क्या मिला? सारा प्रतिरोध सारा करंट तो यही खा गए, इसको क्या मिलेगा फिर? है ना, इसको पावर क्या मिलेगी फिर? इसका आर कम रह गया, सारी वो बैटरी ही खुद अपनी शक्ति खा गया क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत था। तो अगर इस तरह की कंडीशन है ना, तो ये बैटरियां ज्यादा लगाने से फायदा नहीं है। फायदा कब है कि ये जो एन आर है ये कम होना चाहिए आर से, ताकि आई स्क्वायर आर में इसमें ज्यादा शक्ति मिले। भाई अपन बाह्य प्रतिरोध को ज्यादा शक्ति ज्यादा करंट देने के लिए ही तो ये काम कर रहे हैं, ज्यादा बैटरियां लगा रहे हैं। 2 सेल लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा शक्ति आएगी। वो कब होगी? जब आंतरिक प्रतिरोध बैटरियों का कम हो। अगर ऐसा है तो संयोजन लाभदायी होगा। भाई जैसे अपन ने 2 बैटरी लगाई तो कम से कम पावर डबल नहीं हो तो थोड़ी तो अच्छी हो। 2 बैटरी लगाने के बाद भी पावर कोई खास नहीं बढ़ी तो क्या फायदा हुआ? ये है बात। ओके, एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। पहले इसी प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न ये है, अगला प्रश्न इसी में लिखना कि यदि किसी एक बैटरी की ध्रुवता बदल दी जाए, यानी कि किसी भी एक बैटरी को पलट के लगा दिया इस तरह से, ठीक है, पलट के लगा दिया उसको। यदि किसी एक बैटरी की ध्रुवता बदल दी जाए तो परिपथ में धारा कितनी होगी? अब बताओ धारा कितनी होगी? देखो सॉल्यूशन देखो भाई, n-1 तो E है और एक को पलट दिया तो 1 माइनस ई और हो गई, डिवाइडेड बाय नीचे प्रतिरोध तो उतना ही रहा, एन प्लस आर। ठीक है, तो देखो n-2e बनेगा वो, तो n-2 टाइम्स ऑफ ई। एक बैटरी पलटने से 2 का नुकसान हो रहा है, मतलब गलती से अगर एक तुमने उल्टी लगा दी ना तो वो एक अपने साथ एक और को ले डूबेगी। दूसरी हेडिंग डालो समांतर संयोजन, दूसरे नंबर पर डालो समांतर संयोजन।
समांतर संयोजन बैटरियों का। तो जैसे मान लो दो बैटरियां, दो लेकर के कर लेते हैं, ये R1, ये E1, ये R2, ये E2, ठीक, इस तरह इधर वाले को प्लस इधर वाले को माइनस बोल, ये R2, ये E2, ठीक है। E इक्विवेलेंट जो होगा इस सर्किट के लिए, इसको प्लस इसको माइनस में बोल रहे हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, और इसका जो तुल्य मैं बना रहा हूँ वो इस तरह से बनाऊंगा, ये तो R इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसका ये बैटरी का E इक्विवेलेंट, ये प्लस ये माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस बोलते हैं, मतलब ये उच्च विभव ये निम्न विभव, ये हो जाएगा अपने पास E इक्विवेलेंट, ठीक है। फार्मूला ये है E इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तथा R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा, मतलब 1 बाई R इक्विवेलेंट, समांतर में ना 1 बाई R इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इतना बनाओ। अगर मान लो नेक्स्ट स्टेप ये है कि किसी बैटरी को उल्टा कर दूंगा ना तो वो माइनस E बन जाएगा, जैसे श्रेणी में किया था ना उसी तरह से, इतनी सी बात है। R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R उतना ही रहेगा, है ना। कल की क्लास को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, कल की रिकॉर्डिंग अभी डाली नहीं है तो हो सकता है तुम्हें पता नहीं हो। दो बैटरियां हैं, उनके आंतरिक प्रतिरोध हैं, ठीक है, 1 ओम 2 ओम, मतलब जो बैटरी की ब्रांच में जो प्रतिरोध है ना, अगर मान लो कोई और प्रतिरोध भी होता तो उसको भी अपन आंतरिक, मतलब सारा इकट्ठा करके 1 ओम है। हो सकता है कि यहाँ पे मान लो और भी प्रतिरोध हो, तो इस पूरी बैटरी वाली ब्रांच में जितना भी प्रतिरोध है वो 1 ओम है, उसको आंतरिक बोलो बाह्य बोलो कुछ भी बोलो। ये 2 ओम है और ये 10 ओम है, 10 ओम में से धारा ज्ञात करनी है। दोनों बैटरियों का E इक्विवेलेंट निकालो, दोनों बैटरियों का R इक्विवेलेंट निकालो और उसको 10 ओम के साथ जोड़ दो। E इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला बताया है, R इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला बताया है, फार्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, देखो क्या उत्तर आता है। E इक्विवेलेंट का मान निकालते हैं, देखते हैं E इक्विवेलेंट का मान, यानी कि E इक्विवेलेंट को E बोला है मैंने, E1 अपॉन R1 4 अपॉन 1 प्लस E2 अपॉन R2 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, है ना। तो ऊपर बन जाएगा 4 और 5 9, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 3 बाई 2। तो देखो ये तो E इक्विवेलेंट तो अच्छा उत्तर आया यार, ये तो 3 से उड़ा दो इसको 3 बार, 6 वोल्ट आ गया, E का मान आ गया 6 वोल्ट। चलो R इक्विवेलेंट यानी कि स्मॉल r निकालते हैं, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो 3 बाई 2 का हो जाएगा 2 बाई 3, R कितना मिल गया 2 बाई 3। ये मैंने क्या लिखा, V क्या लिखा मैंने, 6 लिखना है ना, यहाँ पर 6 वोल्ट लिखूंगा ना, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, E आ गया 6, R आ गया 2 बाई 3 ओम, बस E डिवाइडेड बाय जो धारा हो जाएगी 10 ओम में से वो कितनी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करो जरा, देखो कितना है। तो ये जाएगा 3 30 32 और 18 32 एम्पियर, यह है उत्तर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 वोल्ट तथा 10 वोल्ट की बैटरी में धारा ज्ञात करो। देखना आंसर क्या है मुझे नहीं पता। मान लो कि यहां रेफरेंस बिंदु ले लिया मैंने, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। इसमें धारा I1 जा रही है, यहां पे विभव कितना हो जाएगा, इसमें से धारा कितनी गई 9/16, तो V बराबर IR से यहां का जो विभव हो जाएगा इस बिंदु का विभव 9/16 इंटू 10 यानी कि 90/16 90/16। इसको घिसो तो जरा कितना आ रहा है 45/8 वोल्ट। ये आ गया अपने पास 45/8। अगर ये 45/8 है तो ये भी हो जाएगा 45/8 और ये भी हो जाएगा 45/8। यहां तक समस्या है कोई नहीं। देखो अगर ये शुद्ध प्रतिरोध होते ना तो मैं I1/I2 बराबर R2/R1 कर भी देता, पर यहाँ पे शुद्ध प्रतिरोध नहीं है, चक्कर ये है, ठीक है, तो गड़बड़ हो सकती है। I1/I2 बराबर R2/R1 यहाँ पे। अब देखो इसके इसके इस बैटरी के सिरों पर विभवांतर मिल गया, कितना हो गया 45/8 बराबर E माइनस IR। तो 4 माइनस, शुरू में बताया ना बैटरी के सिरों पे विभवांतर लिखना, बैटरी धारा दे रही है यहाँ पे E माइनस IR, तो 4 माइनस I इंटू 1, तो यहां से I1 का मान मिल जाएगा 4 माइनस 45/17 45/8, I1 बराबर 4 माइनस 45/8, 8 संग 48, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 माइनस 45, 32 में से 45 कम करो तो माइनस 13/8 एम्पियर। देखो माइनस आया यहाँ पे, माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये जो धारा तुमने मानी है ना ये गलत मान ली बेटा। ये धारा, ये बैटरी है ना आवेशन की स्थिति में है, इसमें धारा इधर नहीं है, इसमें धारा इधर जा रही है, ठीक है, अपने आप उत्तर आता है, ठीक है। तो माइनस 13/8 ही आ गया। चलो I2 निकालो, अब I2 निकालो इसी तरह से, E माइनस IR से I2 निकालो, तो E यानी कि 45/8 इक्वल टू E 10 माइनस IR यानी कि 2I2, ठीक है। तो 2I2 की वैल्यू निकालते हैं आगे, प्लस आ रहा है माइनस ये भी देख लेना, ये तो प्लस ही आएगा, माइनस एक माइनस आएगा तो दूसरा तो पक्का प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2I2 बराबर 10 माइनस 45/8, 2I2 हो गया मेरे पास 10 माइनस 45/8 यानी कि 80 माइनस 45, 80 ये हो जाएगा 50, 35 ही होगा ना, 35/8, देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो। तो 35/8 तो हो गया, तो I2 हो जाएगा 16 होगा क्या, 8 ही तो होगा, नहीं हाँ आगे, हाँ ओके ओके, फाइनल आंसर 16 हो जाएगा, 35/16 पॉजिटिव आया है, सही है। अब देखो जोड़ के देखो, 35/16 इधर से आया, इधर से कितना आया 35/16, इधर कितना गया, कितना गया 13/8, माइनस आया ना, यानी कि 13/8 इधर गया 13/8, इधर कितना गया 9/16, जोड़ के देखो कितना आ रहा है, यही आ रहा है क्या 35/16, 13/8, करंट किरचॉफ करंट लो KCL देखो फेल तो नहीं हो रहा कहीं, 9/16 बराबर जोड़ो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2 से गुणा कर दो तो 13 दूनी 26, 26 और ये हो जाएगा कितना, टोटल कितना 35 आ जाएगा ना, 26 और 9, हाँ 35 आ गया, 35 और नीचे हो गया 16, 35/16, ठीक है। इस प्रकार से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या है कि अपने पास कुछ बैटरीज हैं, कुछ सेल हैं, और उन सेलों को अपन ने इस तरह से मतलब अरेंज किया है कि
यहाँ पे अपने पास ऐसे बैटरियां हैं, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई ले लिया है मैंने, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है, मतलब ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस तरह से इसमें टोटल एम बैटरी है एक रो में, ये एक पंक्ति है, एक पंक्ति में कितना है, एम सेल है, एक रो, रो को इसे लिखते हैं ना, आर ए डब्ल्यू होता है कि आर ओ डब्ल्यू होता है, पता ही नहीं मेरे को तो। एक रो यानी कि पंक्ति, पंक्ति एक पंक्ति में है ना, शायद आर ए डब्ल्यू होता है यानी रो, जो भी होता है मुझे याद नहीं है, स्पेलिंग नहीं है तो नहीं है, ठीक है। एक पंक्ति में एम सेल है यानी कि बैटरी है, एम सेल है ना। एक सेल का जो ईएमएफ हो वो ई है और प्रतिरोध है वो है आर, ठीक है। अब ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, एन पंक्तियां हैं, ये दूसरी पंक्ति, ठीक है, ये तीसरी पंक्ति, इस तरह से टोटल एन पंक्तियां हैं, है ना। थोड़ा ऊपर ले लो, ये नीचे जगह ही खत्म होगी मेरे पास। कुल एन पंक्तियां हैं और इन एन पंक्तियों को एक बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है, ये आर। यहाँ पे लास्ट पंक्ति यहाँ बना देता हूं इस जगह पे, ये आखिरी पंक्ति। प्रत्येक पंक्ति में कितने सेल हैं, एम, ये आखिरी पंक्ति है ना। वो पूरा नहीं बना रहा मैं, पूरे मतलब ऐसे पंक्तियां बनी हुई है, जैसे यहाँ पे दिखने में 4 है, बाकी कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल एन पंक्ति, ये पंक्ति से ही लिखा गया मैंने, मुझे तो इस पे भी डाउट है, पंक्ति लग रहा है तो पंक्ति है, ठीक है, डोंट माइंड, बात समझ में आनी चाहिए, कुल एन पंक्ति है। यहां तक बात समझ हो गए। ये बाह्य प्रतिरोध आर है, इस कॉम्बिनेशन का अपने को क्या याद करना है, ई इक्विवेलेंट, इसका ई इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करो जरा, ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये एक प्रकार का स्पेशल कॉम्बिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो इसको हल करते हैं, इसको हल किया, सबसे पहले पंक्ति पंक्ति वालों को जोड़ लो। एक पंक्ति में एम बैटरियां हैं तो एक बैटरी का तुल्य मतलब पूरी पंक्ति का तुल्य कितना हुआ, एम ई और एम आर, ठीक है। फिर ये दूसरी, इसका भी एम ई एम आर, फिर तीसरी एम ई एम आर, चौथी एम ई एम आर, ये सारी किस में हो जाएगी, पैरेलल में, ठीक है, ये सब पैरेलल में, हाँ एम ई आ जाएगा। चलो बस अब सॉल्व कर लो इसको, पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, तो E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक पंक्ति का एम ई है तो एम ई अपॉन एम आर प्लस एम ई अपॉन एम आर प्लस एम ई अपॉन एम आर, सारे को जोड़ो कितनी बार, एन बार, ठीक है, एम ई अपॉन एम आर प्लस एम ई अपॉन एम आर प्लस एम ई अपॉन एम आर एन बार, डिवाइडेड बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 यानी कि 1 बाई एम आर प्लस 1 बाई एम आर प्लस 1 बाई एम आर, ये भी कितनी बार होगा, एन बार। घिसो इसको, ये हो जाएगा, तो m से m खत्म, तो n टाइम्स ऑफ E बाई R डिवाइडेड बाय n टाइम्स ऑफ 1 बाई एम आर, यही तो होगा, n से n वापस खत्म, r से r खत्म, वो m ऊपर गया, m ऑफ e आ गया, m e आ गया, देखो E इक्विवेलेंट कितना आया, m e, कितनी रो है उससे मतलब नहीं है, रो से मतलब नहीं है, R इक्विवेलेंट निकाल लो, R इक्विवेलेंट देखो यहाँ पे दिख गया, एम आर बाई एन, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ 1 बाई R इक्विवेलेंट ही तो है,
आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एम आर बाई एन। ठीक है, अगर मान लो अपने को अधिकतम शक्ति चाहिए इस कॉम्बिनेशन से, बाह्य प्रतिरोध जो है उसमें अधिकतम शक्ति अगर चाहिए तो ये आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होना चाहिए, बता रखा है ना मैंने, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो अगर आर बराबर एम आर बाई एन है तो शक्ति अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, ये है बात। तो मतलब जैसे इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब बस एक तरह की स्पेशल कॉम्बिनेशन है, बाकी कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब ज्यादा ऐसा कोई इसको मतलब जोर नहीं देना है, क्वेश्चन जो भी आता है उसके हिसाब से अपने को, मतलब आगे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है कि भाई जैसे आर अधिकतम के क्या होना चाहिए, ये कब फायदेमंद है, ये चीज कब फायदेमंद होगी। तो जितनी ज्यादा बैटरियां लगाएंगे उतनी ज्यादा जो है फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एम कैसा है और एन कैसा है। ठीक है, अगर मान लो ये आर इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा हो गया, एम ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया एन से, तो ये प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो वो आर को फायदा नहीं होगा, है ना। तो ये भाई जो आर इक्विवेलेंट बनता है ना बैटरी का, वो जितना कम बनेगा उतना ज्यादा फायदा होता है। अगर आर इक्विवेलेंट ज्यादा बनेगा ना बैटरियों का, ये जो आर इक्विवेलेंट है ये अगर ज्यादा बनेगा तो फिर इस कॉम्बिनेशन का फायदा कम होता है, क्योंकि जितना धारा बढ़नी चाहिए थी, जितनी धारा ज्यादा मिलनी चाहिए थी उतनी धारा मिलती नहीं। कल जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था, तो ये आर इक्विवेलेंट कम बनना चाहिए, ई तो बढ़े पर आर उतना नहीं बढ़े। ऐसा पता मान लो ऐसा हो रहा है कि ई तो बहुत, ई तो इतना नहीं बढ़ा जितना फायदा मतलब हुआ नहीं, उससे ज्यादा नुकसान हो गया। जैसे मैंने कल तुम्हें सिखाया था कि 100 बैटरी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बैटरी लगाने पे भी धारा डबल ही हुई थी, तो क्या फायदा फिर 100 बैटरी लगाने का, 100 गुना पैसा खर्च किया और फायदा डबल हुआ बस, तो कोई फायदा नहीं है, मतलब वो बेकार चीज है, वो यूजलेस है ना, लाभदायक नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, ये चीज कब लाभदायक होगी, जब ये आर इक्विवेलेंट इस आर से कम होगा, मतलब अच्छा खासा कम हो, तब बात बैठेगी, है ना। तो इस तरह के सवाल मैथमेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ए और बी के मध्य क्या है, कुछ बैटरियां लगी हुई है। यहाँ पे ये पहली बैटरी है, ये 6 वोल्ट की है, इसका 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध है। ये जो ऊपर बैटरी है 10 वोल्ट की है, इसका जो है 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है। और नीचे जो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, इसको मान लो 4 वोल्ट है, इसका भी 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो संयोजन का तुल्य बैटरी मतलब तुल्य ईएमएफ बताओ, ई इक्विवेलेंट बताओ, और आर इक्विवेलेंट बताओ। और ये भी बताना कि कौन सा पॉजिटिव बनेगा, कौन सा, मतलब ए उच्च उच्च मतलब प्लस वाला टर्मिनल होगा कि बी प्लस वाला, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव है तुल्य बैटरी का, ये भी बताना। ये जो आर इक्विवेलेंट मैंने लिखा है ना, बेसिकली वो स्मॉल आर इक्विवेलेंट है ना, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है वो, छोटा आर। आंतरिक प्रतिरोध को सामान्यतया अपन छोटे आर से लिखते हैं, तो छोटा आर इक्विवेलेंट में उसको लिख देता हूं। चलो जी, सबसे पहले इन दोनों को हल करो, इन दोनों के मध्य का हल करते हैं। तो ये ए तो ए हो गया, ये 6 वोल्ट की बैटरी यहीं की यहीं है, ये 1 ओम का प्रतिरोध 6 वोल्ट। ठीक है, अब चूंकि ये 10 वोल्ट बड़ा है, 4 वोल्ट छोटा है, तो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों का जो तुल्य बैटरी है वो ऐसे है। क्योंकि 10 वोल्ट बड़ा है ना, तो मान लो कि सिर्फ ये सी और बी का वाला जो प्लस है ना, सी और बी के बीच में जो प्लस है वो ये बड़ा मान लिया, ये छोटा मान लिया, बी वाला बड़ा मान लिया, सी वाला छोटा मान लिया। और दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/2 प्लस 1/2, ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, 1 ओम हो जाएगा। अब ये ईएमएफ निकाल लेते हैं, मान लो ये ई डैश है या E1 मान लेते हैं इसको, कुछ भी। तो E1 बराबर 10/2 माइनस लगाएंगे, पीछे ना उल्टा जोड़ रखा है तो -4, -4/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। तो कितना बना, ये बन गया 5, ये बन गया 2, 5 माइनस 2 यानी कि 3 बनाए, तो 3 और 1/2 प्लस 1/2 ये बन गया 1, यानी कि ये बन गया 3 वोल्ट। ठीक है, चलो देखो ये हो गया, इसको हटा दूं यहाँ से, और ये क्या बन गया, यहाँ पे ये E1 बराबर 3 वोल्ट।
E1 बराबर 3 वोल्ट। अब साफ साफ दिख रहा है ये 6 वोल्ट बड़ा है, 3 वोल्ट छोटा है, यानी कि ओवरऑल जो बैटरी बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी 6 माइनस 3 यानी कि 3 वोल्ट, और प्रतिरोध ये बन जाएगा 2 ओम का। ये तुल्य संयोजन है, इसका तुल्य संयोजन यानी कि ये उच्च है, ये निम्न है। ये बैटरी का धन टर्मिनल हो जाएगा और ये बैटरी का ऋण टर्मिनल हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। देखो अगर तुम कभी लैब में गए हो, फिजिक्स की लैब में, तो फिजिक्स की लैब में एक उपकरण होता है धारा मापी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं इसका यूज क्या होता है। इसका उपयोग जो होता है वो विभव या धारा दोनों नापने के काम आता है। इससे विभव भी नाप सकते हैं, इससे धारा भी नाप सकते हैं। ठीक है, बाहर से देखने पर ये एक बॉक्स टाइप का दिखता है ना। मतलब यूं समझ लो कि जैसे अलार्म घड़ी होती है ना, समझने के लिए मानो कि कोई अलार्म घड़ी है, तो उसी तरह से एक छोटे बॉक्स टाइप का ये दिखता है इस तरह से। मतलब थोड़ी अगर मैं डिजाइन बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह का एक बॉक्स टाइप का ये दिखता है, इस तरह से, इस टाइप से ये होता है बॉक्स टाइप का। ठीक है, इसमें इस तरह से 2 टर्मिनल निकले हुए होते हैं, इस तरह से 2 टर्मिनल निकले हुए होते हैं, और यहाँ पे रीडिंग देखने के लिए ऐसे सुई लगी हुई रहती है। ठीक है, अब इस रीडिंग की अगर बात में और अच्छे से करूं तो क्या होता है, इसको अगर जूम करके अपन देखें इस सुई को और इसको रीडिंग को, तो होता क्या है कि इस रीडिंग के ये जो मतलब एनालॉग जो होता है, एनालॉग बोलते हैं इसको, डिजिटल भी आते हैं आजकल तो, खैर मल्टीमीटर आते हैं आजकल तो जिसमें सब कुछ होता है। मल्टीमीटर में सब कुछ नाप सकते हैं, उससे डिजिटल मल्टीमीटर आने लग गया आजकल तो इसमें होता क्या है कि एक सुई लगी हुई होती है, बीच में जीरो होता है, ये बीच में जीरो, ये दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है, लेफ्ट भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट भी डिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, मान लो अगर ये लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि धारा की दिशा, मतलब सपोज करो ये तार है, इस तरह से लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे ये मान लो ये तार है यहाँ पे, ये जैसे मान लो लेफ्ट डिफ्लेक्ट हुई तो धारा की दिशा इस तरह से है, राइट डिफ्लेक्ट हुई तो धारा की दिशा, मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ ये जा सकती है, तो धारा की दिशा एक साइड और दूसरी साइड, दोनों साइड धारा मतलब ये नाप लेता है। तो ये मान लो जैसे इसको अपन घुमाए, मतलब मान लो इसका डिफ्लेक्शन अगर अपन करें, अच्छा डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा ही होता है ना, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करा सकते, थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, मतलब इसकी रेंज कम होती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी परास कम होती है, ये बहुत ज्यादा धारा नहीं नाप सकता, इसकी परास कम होती है। इसकी परास बढ़ाने के लिए फिर अमीटर और वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 0 से मान लो कुछ मिली एम्पियर्स तक नापता है, तो ऐसे बीच में निशान होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से कुछ निशान यहाँ बने हुए होते हैं। ठीक है, कुछ निशान यहाँ पे बने हुए होते हैं। अब ये कई सारे निशान होते हैं, मतलब इसमें धारा का भी हो सकता है, जैसे ये 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, जैसे मान लो इसे 10 तक है, 10 मिली एम्पियर तक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 10 मिली एम्पियर तक, 10 के आगे कोई निशान नहीं। इसी तरह से यहाँ वोल्ट के भी निशान बने होते हैं, 1 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 3 मिली वोल्ट। ठीक है, मतलब एक खंड कितना बता रहा है वो ये बताएगा कि इसकी मतलब क्या बोलते हैं, प्रति एकांक खंड में, मतलब एक डिवीजन, उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। एक डिवीजन, जैसे अपन ने स्केल देखा ना, अपना जो स्केल होता है नापने का स्केल, सेंटीमीटर में जो स्केल होता है, 0 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इसके भी बीच में फिर ऐसे डिवीजन बने होते हैं। तो एक डिवीजन क्या बताता है, 1 मिलीमीटर, एक डिवीजन क्या बताता है, 1 mm। इसी तरह से जो गैल्वेनोमीटर होता है, जो धारा मापी होता है, उसमें एक डिवीजन जो है वो डिपेंड करेगा कि गैल्वेनोमीटर किस तरह से बनाया गया है, वो डिजाइन पे डिपेंड करेगा। तो मिनिमम अगर मान लो कोई पूछ ले कि बताओ इस गैल्वेनोमीटर का न्यूनतम धारा का मान ये कितना नाप सकता है, या प्रति डिवीजन
धारा कितनी नाप सकता है, उसको अपन मतलब सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं कि सेंसिटिव कितना सेंस कर सकता है कम से कम। जैसे मीटर, ये जो अपने सामान्य पैमाना जो होता है अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स में जो पैमाना होता है सामान्य पैमाना, उसकी सेंसिटिविटी क्या है 1 mm प्रति डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब DIV मतलब डिवीजन, एक खंड, 1 mm बराबर एक खंड या एक खंड प्रति mm, ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर में भी निशान वो सवाल में दे दिया जाएगा कि भाई कोई गैल्वेनोमीटर है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, मतलब वो यूनिट बता देगा, नाम वो कुछ भी बोले, सेंसिटिविटी बोले या कुछ भी बोले। जैसे मान लो बोला कि एक गैल्वेनोमीटर में कुछ खंड है और वो गैल्वेनोमीटर जैसे 0.5 एम्पियर या मिली एम्पियर या कुछ भी मतलब यूनिट देगा, वो यूनिट से समझना है तुम्हें, यूनिट से ही तुम्हें समझना होगा कि वो क्या बताना चाह रहा है। जैसे मैंने बोला 0.5 मिली एम्पियर प्रति डिवीजन, इसका मतलब क्या है, उसकी रेंज, उसकी जो न्यूनतम कितना नाप सकता है, 0.5 मिली एम्पियर नाप सका। मैंने बोला कि इसमें 10 डिवीजन है, टोटल कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो बताओ ये गैल्वेनोमीटर अधिकतम कितना नाप लेगा प्रति डिवीजन के हिसाब से, 10 डिवीजन में कितना नाप लेगा ये, यानी कि 5 मिली एम्पियर। ये इसकी परास हो गई। बेसिकली स्केल का खेल है, जैसे स्केल में कितने खंड है, मान लो इस स्केल में छोटे 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 मान लो 150 खंड है, तो 15 सेंटीमीटर होता है, टोटल 15 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 होता है, तो टोटल 150 खंड होते हैं। तो 150 डिवीजन में कितना नाप लेगा वो, 150 mm। तो वही खेल यहाँ पे है। ये चीज तो क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूं मैं कि प्रश्न में इस तरह से दी जाएगा कि भाई अच्छा इसका जैसे मान लो वोल्टेज सेंसिटिविटी दे दी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब है जैसे मान लो इसने बोला कि ये 0.2 डिवीजन प्रति वोल्ट है ना, डिवीजन प्रति वोल्ट में दे दिया, अरे उल्टा बोल दिया मैंने, वोल्ट प्रति डिवीजन, 0.2 वोल्ट, वोल्ट प्रति डिवीजन। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसमें 50 डिवीजन है, इस गैल्वेनोमीटर में कुल 50 डिवीजन मतलब भाग हैं, 50 खंडों में बटा हुआ है ये स्केल। तो अधिकतम V कितना हो जाएगा इसका, 0.2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट, यानी कि 25 वोल्ट तक की इसकी परास है, इतना नाप सकता है। ये चीज समझ पा रहे हैं? ये चीज किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ। ये चीज मैं मतलब मैंने ये तुम्हें क्या सिखाया, स्केल को पढ़ना। भाई कई बार क्या होता है कि ऐसे दे दी जाता है, कई बार वो प्रश्न में ऐसे दे सकता है कि ये लिखते हुए भी चलना, लिख भी लेना, ये मतलब साइड में लिख लेना ताकि समझ जाओ। कई बार वो ऐसे भी दे सकता है कि एक धारामापी की परास जो है वो 10 मिली एम्पियर है तथा उसमें 50 खंड है। तो बताइए कि 1 मिली एम्पियर में कितने डिवीजन होंगे, 1 मिली एम्पियर में कितने डिवीजन हो जाएंगे। तो 50 डिवीजन है, 10 मिली एम्पियर है। समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 मिली एम्पियर कितने डिवीजन में होगी, है ना, प्रति मिली एम्पियर में कितने डिवीजन हुए, तो इतने डिवीजन हो गए, 5 डिवीजन 1 मिली एम्पियर के। अगर मान लो मैं तुमसे उल्टा पूछ लूं कि बताओ 1 डिवीजन में कितना मिली एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर प्रति 50 डिवीजन, तो एक में पता चल जाएगा। 10 मिली एम्पियर 50 डिवीजन में, तो एक में 10/50, यानी कि 1/5 मिली एम्पियर, यानी कि 0.2 मिली एम्पियर प्रति डिवीजन। ये इसकी सेंसिटिविटी हो गई, कितना मतलब न्यूनतम वो सेंस कर सकता है, एक डिवीजन में कितना सेंस कर सकता है, ये होता है सेंसिटिविटी। इस चीज को सेंसिटिव मतलब कितना वो बारीक नाप सकता है, जितना न्यूनतम एक डिवीजन में नाप रहा है वो उतना ज्यादा सेंसिटिविटी है। जैसे मान लो mm स्केल है, इसका डिवीजन एक डिवीजन 1 mm, ऐसे वर्नियर कैलिपर आता है, वर्नियर कैलिपर की सेंसिटिविटी और ज्यादा है, वो और बारीक, मतलब जो जितना बारीक नाप सके वो उतना ज्यादा सेंसिटिव। समझ रहे हो बात को, सेंसिटिविटी मतलब इसको फील करो, जरा सा मतलब बारीक से बारीक जितना नाप पा रहे हो उतना ज्यादा सेंसिटिव। भाई गैल्वेनोमीटर के अब अंदर चलते हैं, ये तो हो गई इसकी मतलब कैलकुलेशन वाली बात, रीडिंग लेने वाली बात हो गई कि किस तरह से रीडिंग वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है। अब चलते हैं अपन गैल्वेनोमीटर के अंदर।
देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है कि दो चुंबक होते हैं, नॉर्थ साउथ, इस तरह से दो चुंबक होते हैं जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली होती है, इसको फिलहाल के लिए अपन सिर्फ याद करेंगे, ये आगे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगी क्यों ऐसा होता है। तो इसमें क्या बोल रहा था मैं, हाँ दो चुंबक होते हैं, तो ये चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जब कुंडली को रखा जाता है, इस तरह से कुंडली होती है ना, इस तरह से ये कुंडली होती है ना, ये कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के तल में रखती है अपन ने, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी रहती है। ठीक है, इस पे रिवर्स टॉर्क लगाने के लिए एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। जब भी इस कुंडली में से धारा अपन भेजेंगे, मान लो इसमें से आई धारा भेजी गई, कुंडली में से अपन ने आई धारा भेजी गई, तो इस कुंडली पे टॉर्क लगता है, इस पे एक बलाघूर्ण लगता है। ठीक है, तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जब कुंडली में, लिखते जाना, धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र बल आघूर्ण लगाता है, बलाघूर्ण लगाता है। ठीक है, क्यों लगाता है ये उस चैप्टर में समझोगे तुम कि क्यों ऐसा हो रहा है, कुंडली पे बलाघूर्ण क्यों लग रहा है, और वो वहां पे समझ जाओगे जब चुंबक पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये टॉर्शनल स्प्रिंग है, टॉर्शनल स्प्रिंग, कुंडली स्प्रिंग वाली जो होती है ना, कुंडली वाला स्प्रिंग, टाउ बराबर सी फाई वाला। ठीक है, फाई यहाँ पे कुंडली द्वारा घूमा गया कोण है, कुंडली कितना कोण घूमेगी, टाउ बराबर सी फाई वो। तो जब भी मतलब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पे बलाघूर्ण लगता है, उस बलाघूर्ण के कारण ये जो है कुंडली घूमने लगती है। जब ये कुंडली घूमती है तो ये स्प्रिंग इस कुंडली को घूमने से रोकती है। ठीक है, और जब दोनों तरफ का टॉर्क बैलेंस हो जाता है तब क्या होता है कि कुंडली घूमना रुक जाती है ना। और इस कुंडली के साथ वो जो सुई अपने थी ना, सुई, वो रीडिंग वाली जो सुई थी, ये 0 1 2 इस तरह से जो रीडिंग वाली सुई थी, वो रीडिंग वाली सुई भी इस कुंडली के साथ या इस स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे फाई कोण घूमकर वो रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि कुंडली द्वारा लगाया गया टॉर्क, मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो टॉर्क लगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क लगा, वो किसके बराबर हो गया? वो स्प्रिंग के टॉर्क पे बराबर हो जाता है। ठीक है, अब फिलहाल के लिए ये याद करना है कि वो कुंडली पे कितना टॉर्क लगता है। तो मान लो कि मैग्नेटिक जो स्प्रिंग का टॉर्क है वो तो सी फाई है, सी इंटू फाई। फाई क्या है? कितना एंगल वो घूमा। बेसिकली फाई क्या है? कितना एंगल वो घूम गया, मतलब कितनी रीडिंग। ये फाई ही एक तरह से रीडिंग है, कितना डिग्री घूमा, वो फाई ही रीडिंग होती है। ठीक है, उसको अपन डिविजन्स में बांट देते हैं फाई को, बराबर ये होता है बी आई एन ए साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, अब ये सारी चीजें लिखेंगे अपन, ये क्या थीटा है, क्या फाई है, बी कौन है। अच्छा, याद करने का तरीका है सबसे इसका, बीना साइन थीटा है ना, ये मैग्नेटिक लिखा है मैंने मतलब इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। टी स्प्रिंग बराबर टी मैग्नेटिक, टॉर्क स्प्रिंग बराबर टॉर्क मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बल आघूर्ण जो होता है ना, चुंबकीय बल आघूर्ण, वो ये होता है बी आई एन एस साइन थीटा, बीना साइन थीटा। याद करने का तरीका बीना साइन थीटा। एन क्या है? एन है घेरों की संख्या। ये जो कुंडली है ना, इसमें कितने घेरे हैं? घेरों की संख्या। ठीक है, लिख लेना। ए होता है क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी बातें आएगी बाद में। चुंबकीय
क्षेत्र पढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र में, अभी के लिए याद कर लो बिना साइन थीटा। ठीक है, आई हो जाएगा, बताओ क्या, चुंबक में धारा, इसमें क्या बोलते हैं, कुंडली में धारा, कुंडली में धारा। ठीक है, और क्या हो गया, बी हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ए हो गया, बी आई एन, बीना तो हो गया। थीटा क्षेत्रफल सदिश तथा बी सदिश के बीच कोण, बी सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश मैंने लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया था, प्लेन के लंबवत, ये तल है तो तल के लंबवत, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल बाहर होगा। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अपना यहाँ पे ऐसा है, इस तरह से, मतलब इस केस में 90 डिग्री है। और ये जो डिफ्लेक्शन होता है ना, यानी कि जो फाई होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है ना, फाई बहुत ज्यादा अपन नहीं लेते, डिफ्लेक्शन ज्यादा लेंगे ना तो मतलब इसके मतलब प्रतिरोध वगैरह वो जलने के चांसेस उसमें होते हैं, मतलब इसकी रेंज कम होती है, कहने का मतलब ये है गैल्वेनोमीटर की परास बहुत कम होती है, कुछ मिली एम्पियर और कुछ मिली वोल्ट तक ही ये नाप पाता है। ठीक है, थीटा हो गया बी और ए के मध्य कोण, कोण। ठीक है, और कौन बच रहा है, सी, सी होता है टॉर्शनल कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट को क्या बोलते हैं यार, टॉर्शन, मरोड़ी नियतांक, स्प्रिंग का मरोड़ी नियतांक, मरोड़ी नियतांक होता है। और कौन बचा, फाई, फाई है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को बोलते हैं विक्षेप, विक्षेप, डिफ्लेक्शन, CTION, डिफ्लेक्शन, विक्षेप, ये यहां दिखा रखा है, जो सुई घूमी, सुई कितना घूमी, वो होता है। ठीक है, यहां तक लिखो पहले, फिर आगे की बात करते हैं। ये जो अपन काम कर रहे हैं ना, टाउ स्प्रिंग बराबर टाउ, ये तो ये लिख लेना यहाँ पे साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, यहाँ ऊपर घुसेड़ देना इसको, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर होगा ये काम। ठीक है, तो सी फाइव बराबर, सी फाइव बराबर बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। ठीक है, याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका बीना साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपन थीटा को अधिक से अधिक रखते हैं ताकि अपने टॉर्क ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो साइन थीटा लगभग 1 पे काम कर रहे हैं, यानी कि थीटा 90 के आसपास अपन काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं है, ये थीटा ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, थीटा चेंज होगा तो ये फाई भी चेंज होगा, डिफ्लेक्शन जैसे जैसे फाई चेंज होगा वैसे वैसे थीटा भी चेंज हो जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो साइन थीटा लगभग 1 के लिए मतलब कुछ ही कोण पे डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये पूरा कांस्टेंट एक तरफ ले लो, सी फाई, सी फाई बराबर बी आई एन है, साइन थीटा लगभग 1 के लिए काम कर रहा है, मतलब जो कुंडली है वो, उसका जो क्षेत्रफल सदिश है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगभग 90 डिग्री पर है, तो टॉर्क अधिकतम प्राप्त हो जाएगा मुझे। और सबसे मेन बात यह है कि जो आई मिला वो मिला सी डिवाइडेड बाय बी, कौन कौन गया नीचे, एन ए इंटू फाइव, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट मरोड़ी नियतांक, बी चुंबकीय क्षेत्र, एन घेरों की संख्या, ए क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा है, आई समानुपाती है फाई के, अपन बोल सकते हैं कि कुंडली में प्रवाहित धारा उसमें डिफ्लेक्शन के समानुपाती है। मतलब जैसे मान लो 1 डिग्री घूमा, सपोज करो 1 डिग्री घूमा, उसमें 1 मिली एम्पियर है, मान लो ऐसा, तो 2 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर, 3 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 3 मिली एम्पियर, इस तरह से। ठीक है, तो आई समानुपाती फाई के, गैल्वेनोमीटर में ऐसा होता है। तो कई बार तुम्हें जो ये डिफ्लेक्शन देंगे ना, तो डिवीजन की बजाय डिग्री में भी दे सकता है, जैसे कि 1 मिली एम्पियर प्रति डिग्री, प्रति 1 डिग्री, ऐसे भी दे सकता हूं। अब तुम्हें डिवीजन कैसे बांटने में तुम्हारे ऊपर है,
एक एक डिग्री पे बांटो, आधा आधा डिग्री पे बांटो, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी अपन यहां बात करते हैं। करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता, इसकी प्रॉपर परिभाषा में तुम्हें बताता हूं, ठीक है। धारा सुग्राहिता प्रॉपर जो डेफिनेशन है, कौन ज्यादा सुग्राही है, मतलब ज्यादा सुग्राही कब होगा। हेडिंग डालना ये लिखने के बाद, धारा सुग्राहिता। कर रहा हूं क्लीन, है ना। धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी विटी लिखो इसमें। एकांक धारा द्वारा उत्पन्न विक्षेप, एकांक धारा द्वारा उत्पन्न विक्षेप, धारा सुग्राहिता कहलाती है, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी। करंट सेंसिटिविटी वो होती है फाई प्रति एकांक धारा, ठीक है। जैसे समझो ऐसे तुम कि इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो कि 2 गैल्वेनोमीटर है, ये पहला गैल्वेनोमीटर, ये दूसरा गैल्वेनोमीटर। यूनिट तो तुम देख ही लोगे, कितना रेडियन या कितना डिग्री प्रति एम्पियर हो जाएगा। जैसे मान लो 2 है अपने पास, 2 गैल्वेनोमीटर है। बात को समझना, कौन ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे मान लो कि पहले गैल्वेनोमीटर में 2 डिग्री प्रति एम्पियर आया, समझ लो, मान लो 2 डिग्री प्रति एम्पियर। इसमें आया 1 डिग्री प्रति एम्पियर। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन है, ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है, ये वाला, ये ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा करंट सेंसिटिविटी इसकी है, कम करंट सेंसिटिविटी। अब समझना कैसे, ये 1 डिग्री पे 1 एम्पियर नाप रहा है, समझना, 1 डिग्री पे 1 एम्पियर, ये 2 डिग्री पे 1 एम्पियर नाप रहा है। यानी कि 1 डिग्री पे कितना नाप लेगा, आधा एम्पियर। अगर मान लो मैं एम्पियर आधा कर दूं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 डिग्री प्रति आधा एम्पियर, 1/2 एम्पियर, प्रति 1/2 एम्पियर। यानी कि मान लो इसका 1 डिवीजन 1 डिग्री का है, और इसका भी 1 डिवीजन 1 डिग्री का है। तो ये तो 1 डिवीजन में 1 एम्पियर नाप रहा है, जबकि ये 1 डिवीजन में आधा एम्पियर नाप रहा है। एक स्केल है जो 1 डिवीजन पे 1 mm नाप रहा है, दूसरा स्केल है 1 डिवीजन पे आधा mm नाप रहा है। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव हुआ, बात समझ पा रहे हैं। करंट सेंसिटिविटी है ना, ये ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये 1 डिग्री आधा एम्पियर पे नाप रहा है। 1 डिग्री घूमेगा आधा एम्पियर पे घूम गया हो तो, जबकि ये 1 डिग्री 1 एम्पियर पे घूम रहा है। अगर 1-1 डिग्री के निशान बना दूंगा, तो ज्यादा बारीक कौन नाप पाया, कौन ज्यादा फाइन, फाइन कौन ज्यादा है। फाइन का मतलब होता है प्योर, मतलब फाइन से कैसे समझाऊं तुम्हें, ज्यादा फाइन कौन, पिक्सल से समझो, पिक्सल पे। जैसे HD वीडियो है, स्क्रीन उतनी बड़ी है पर पिक्सल ज्यादा है, ज्यादा साफ नजर आएगा, उस तरह से चीज है। मतलब समझाने के हिसाब से बता सकते हैं। सेम स्क्रीन, पिक्सल ज्यादा। पहले पुरानी टीवी में पिक्सल दिखते थे यूं ही, कम क्लियरिटी आती थी। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी। 1 डिवीजन में जितना कम नाप पाएगा उतना ज्यादा सेंसिटिव। तो 1 डिग्री 2 एम्पियर पे, मतलब 2 डिग्री 1 एम्पियर पे, ये 2 डिग्री 2 एम्पियर पे नाप रहा है। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन हुआ, ये वाला। ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, धारा सुग्राहिता।
फाई प्रति एकांक आई। लिखते चलो। धारा मापी क्या है? धारा भी नाप सकता है, धारा की दिशा भी नाप सकता है, विभव भी नाप सकता है, परंतु इसकी परास कम होती है। जब भी धारा नापनी हो, धारा नापने के लिए क्या करते हैं, हमेशा गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाते हैं। धारा नापने के लिए गैल्वेनोमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ये गैल्वेनोमीटर सीरीज में है, जिस भी ब्रांच में धारा नापनी हो उसके सीरीज में लगाते हैं इसको हमेशा, ठीक है। और अगर मान लो विभव नापना है, तो विभव नापने के लिए हमेशा जिस भी प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर नापना है उसके सिरों पे इस गैल्वेनोमीटर को अपन लगा देते हैं, ठीक है। परंतु क्या इसकी परास बहुत कम होती है, मिली एम्पियर में या मिली वोल्ट में होती है। तो इसकी परास बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर धारा की परास बढ़ानी है, परास बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा संशोधन करके अमीटर तथा वोल्ट मीटर बनाते हैं, जो कि अपन कल बनाएंगे, है ना। और फिर इनके ऊपर सवाल भी अपन कल करेंगे सब पे, धारा मापी और उस पे सब पे, ठीक है। ठीक।